Hello everyone, welcome to Major HS Kelsey's Balani Academy. Myself Gagan Yadav, your GS faculty. Raj, let's start with current affairs of July. So this is your first class for the national current affairs of July. तो जुलाई के नेशनल करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे आज हम. सो फर्स्ट, द ग्रासलैंड बर्ड सेंसस इन काजीरंगा. सबसे पहले कहां पर हो रहा है? काजीरंगा नेशनल पार्क में. काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? दिस इज इन असम. सो असम के अंदर ग्रासलैंड जो बर्ड्स हैं उनका एक सेंसस कराया जा रहा है इन असम के अंदर. द प्राइम मिनिस्टर है रिसेंटली एम्फसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग ग्रासलैंड बर्ड सेंसस इन काजीरंगा नेशनल पार्क. तो सबसे पहले लोकेशन याद रखनी है आपको. लोकेशन क्या है? दूसरा, किस पर फोकस है? फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट मोर देन 40 प्लस बर्ड्स हैं इसमें जो कवर की जाएंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक बर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, दिस इज बंगाल फ्लोरिकन है. और ये बंगाल फ्लोरिकन जो है, जब नेशनल पार्क हम पढ़ते हैं उसमें ये आईयूसीएन की एक रेड लिस्ट है. आईयूसीएन की रेड लिस्ट है, उसमें ये एंडेंजर्ड स्पीसीज भी है, ध्यान रखना. तो बंगाल फ्लोरिकन है, स्वयं फ्लोरिकन है, फिन है, जर्डन्स है और ये पैरेट बिल्स वगैरह है. तो इनके ऊपर प्राइमरली फोकस रहेगा. दूसरी बात, मार्क्स इंडिया फर्स्ट एवर डेडिकेटेड सेंसस. अभी तक एलिफेंट सेंसस हुए हैं, टाइगर सेंसस हुए हैं, चीता सेंसस हुए हैं, बहुत सारे सेंसस होते रहते हैं, लेकिन डेडिकेटेड टू बर्ड्स, ग्रासलैंड बर्ड्स के लिए पहला सेंसस है. और दिस हैज बीन इनिशिएटेड बाय द चिरंजीव बोरा. जो है चिरंजीव बोरा हैं, उन्होंने ये किया है. He is a PhD scholar in Department of Science and Technology. The census is organized by park authorities in collaboration with scientists and conservation. अभी बताया मैंने. This is a Department of Science and Tech है. ये इंस्पायर फेलोशिप है, प्रधानमंत्री इंस्पायर फेलोशिप, उसी के PhD स्कॉलर हैं. इनके साथ मिलकर काजीरंगा नेशनल पार्क की अथॉरिटीज इस सेंसस को कंडक्ट कराने वाली हैं असम के अंदर. क्लियर है? तो पहली बात तो नेशनल पार्क याद रखना है. कहां पर हो रहा है? असम के अंदर हो रहा है. नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क है. किस चीज के लिए है? प्राइमरली मोर देन 40 बर्ड्स कवर की जाएंगी, लेकिन जो मेन फोकस है बंगाल फ्लोरिकन है, सैम फ्लोरिकन है, एक्सेट्रा, इनके ऊपर है. क्लियर है? किसकी कोलैबोरेशन के साथ हो रहा है? दिस इज द पीएचडी स्कॉलर जिन्होंने इनिशिएट किया है, चिरंजीव बोरा है. इंस्पायर्ड फेलोशिप से ये पीएचडी कर रहे हैं और विद कोलैबोरेशन विद पार्क अथॉरिटीज, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क अथॉरिटीज. क्लियर है? आई होप. तो अब असम के एक बार नेशनल पार्क्स देख लेते हैं, क्योंकि असम न्यूज में है. इस बार मॉनसून के बाद हमने देखा फ्लड्स का बहुत ज्यादा इशू रहता है नेशनल पार्क के अंदर. सो एक निमोनिक याद रखेंगे. निमोनिक है R1 MON, R monk, D1 D2. दिस इज द निमोनिक फॉर असम नेशनल पार्क. कैसे है? अब ध्यान रखेंगे, ये वेस्ट से ईस्ट भी है. क्वेश्चन अगर ये भी पूछा जाए कि वेस्ट से ईस्ट अरेंज करिए नेशनल पार्क्स को, तो ये भी हो जाएगा. प्लस R4 रायमोना नेशनल पार्क. दिस इज, देखिए रायमोना नेशनल पार्क, ये बिल्कुल, दिस इज वेस्ट बंगाल और ये असम है. तो असम और वेस्ट बंगाल के बिल्कुल बॉर्डर पर है. M4 मानस नेशनल पार्क, और मानस रिवर भी है. आपको देखेंगे वेयर इज मानस नेशनल पार्क, ये रहा मानस नेशनल पार्क, और मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है. प्लस दिस इज टाइगर रिजर्व ऑल्सो, एज वेल एज दिस इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. तो मानस नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही. 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर, उनमें की 13 जो है वो यूनेस्को हेरिटेज है या यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है. ये तो उसमें से मानस बायोस्फीयर रिजर्व या मानस नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व एज वेल एज मानस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. सो रायमोना है, मानस है, उसके बाद है ओरांग नेशनल पार्क. क्या है? ओरांग नेशनल पार्क, ये रहा आपके सामने. और ओरांग नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान रखेंगे. ओरांग टाइगर रिजर्व भी है. उसके बाद आता है नामेरी. दिस इज योर नामेरी. दिस इज ऑल्सो एन टाइगर रिजर्व, नामेरी के बाद आता है कामेंग रिवर भी कामेंग है, आपको पता हो तो. दिस इज योर कामेंग नेशनल पार्क है. उसके बाद कामेंग रिवर है यहां पर, सॉरी कामेंग नेशनल पार्क नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क है, सॉरी. वन हॉर्न राइनोसरस के लिए जाना जाता है. वन हॉर्न राइनोसरस के लिए जाना जाता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसकी अभी न्यूज में थी, जहां पर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस होने वाला है. दिस इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व, ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये. और उसके बाद आता है लास्ट में आपका दिहिंग और डिब्रू साइखोवा. दिहिंग है और डिब्रू साइखोवा है. और जो कि डिब्रू साइखोवा है, इट इज ऑल्सो अ बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो. तो असम के अंदर 2 बायोस्फीयर रिजर्व हमने पढ़ लिए. एक तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है और एक आपका डिब्रू साइखोवा
बायोस्फीयर रिजर्व है। क्लियर है? तो कितने हो गए सर? आर रायमोना है, मोंक मतलब मानस है, ओरांग है, नामेरी है, काजीरंगा है, दिहिंग दिबिंग है और दिहिंग पटकाई है और आपका डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व है। क्लियर है? तो आई होप असम के नेशनल पार्क आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज में है। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ टाइगर्स है। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द प्लान टू इंट्रोड्यूस टाइगर टू अराउंड देब्रीगढ़। तो एक बार इसकी लोकेशन ध्यान रखेंगे, है कहां, क्या होने वाला है जरूरी नहीं है। तो वेयर इज इट? इज इन उड़ीसा। कहां पड़े ये? उड़ीसा के अंदर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एंड देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड नियर द हीराकुड डैम। हीराकुड डैम, अब बताइए वेयर इज हीराकुड डैम? हीराकुड डैम कहां पर है? तो हीराकुड डैम इज इन उड़ीसा और किस रिवर के ऊपर है? द रिवर इज महानदी। महानदी रिवर, महानदी रिवर के ऊपर है आपका हीराकुड डैम। और यही हीराकुड डैम है जो आपको याद हो, इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने हीराकुड डैम, और सेकंड डैम कौन सा है? हीराकुड डैम के साथ दूसरा डैम हमने कौन सा बनाया था इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? प्लीज कमेंट में लिखिए, सभी कमेंट में लिखेंगे भाई हीराकुड डैम के साथ साथ हमने कौन सा दूसरा डैम कंस्ट्रक्ट किया था ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड ऑन विच रिवर और विच स्टेट। तीनों चीजें लिखनी है, नाम, रिवर कौन सी है और किस स्टेट के अंदर है। और उसमें 2 स्टेट्स हैं, दोनों स्टेट्स के नाम लिखने हैं। द सेंचुरी spans an area of approximately 347 square kilometer and established in 1985. It is historically significant due to association with freedom fighter वीर सरिंदर साई। वीर सरिंदर साई इनसे एसोसिएटेड है, तो ध्यान रखेंगे कहां पर है, इसकी लोकेशन ध्यान रखना है साहब। लिखा हुआ है इसका, इसी का फोटो है इसके एंट्री गेट का। देब्रीगढ़ नेचर कैंप है, हीराकुड क्रूज आइलैंड ओडेसी। चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। उड़ीसा के अंदर एक बार देख लेते हैं क्या क्या है साहब। नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क है उड़ीसा के अंदर। वन इज भीतरकनिका, आप देखेंगे भीतरकनिका, और भीतरकनिका ऑल्सो इज फेमस फॉर मैंग्रोव्स। जो आपके मैंग्रोव्स हैं उनके लिए भी बहुत फेमस है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव का जो फॉरेस्ट है वो कहां पर है? सुंदरबंस के बाद है, सुंदरबंस में है। और सुंदरबन के बाद अगर कहीं है तो दैट इज भीतरकनिका। बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये भीतरकनिका, और ये एक वाइल्ड रामसर साइट भी है, ध्यान रखना। भीतरकनिका ये रहा आपका, भीतरकनिका बिल्कुल बॉर्डर पर है, यहां पर है ये। उसके बाद एक है आपका जो भी मैंने बताया सिमलीपाल नेशनल पार्क है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, और एज वेल एज सिमलीपाल एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ध्यान रखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उसके बाद इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसमें ध्यान रखना। एक तो अभी मैंने आपको बता दिया क्या है, देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि कहां पर है? हीराकुड डैम है, महानदी के ऊपर बना हुआ है हीराकुड डैम। क्लियर है? उसके बाद डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद आप याद रखना चंदका दमपरा, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आप ध्यान रखना हाथगढ़। क्लियर है? और ये वाली याद रखना, एक तो चिलिका है, लखारी वैली है और नंदा कन्नन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को याद रखनी है जरूर। उसके बाद कुछ आप रामसर साइट जरूर याद रख लेना। देयर आर फ्यू रामसर साइट्स व्हिच आर फेमस इन ओडिशा। फॉर एग्जांपल ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप कहां देखेंगे, अभी ये बताया मैंने, दिस इज योर चिलिका लेक है और ये तामपारा है। उसके बाद ये मैंने भीतरकनिका बताई अभी आपको कि भीतरकनिका, चिलिका है, तामपारा है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका हीराकुड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये जरूरी है। सतकोशी भी याद रख लेना, सतकोशी गोर्ज है एक। तो हीराकुड है, ये तो याद ही रह जाएंगी। भीतरकनिका नेशनल पार्क है, भीतरकनिका मैंग्रोव्स के लिए भी फेमस है तो याद रह जाएगा। चिलिका लेक वैसे भी हम पढ़ते ही हैं, लगून लेक है एक, तो चिलिका लेक भी एक हमारी रामसर साइट्स है। उसके साथ साथ हीराकुड हो गई है आपकी, भीतरकनिका, चिलिका, ये 3 तो आपको याद रह जाएंगी। उसके बाद सतकोशिया गोर्ज है, ये भी बहुत फेमस है। और बस एक याद रखनी है आपको तमपारा के नाम से। तो 2 नेशनल पार्क याद कर लिए, भीतरकनिका है, सिमलीपाल है। सिमलीपाल जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद कुछ रामसर साइट्स हैं, जैसे कि हमारे पास चिलिका है, आपके पास तंबारा है, आपके पास सतकोशी है, हीराकुड है और भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, सॉरी रामसर साइट्स है। क्लियर है? और मैंने रामसर साइट्स में भी हमारी एक 30 सेकंड की सीरीज चल रही है, उसमें मैंने कराया भी है रामसर साइट्स को, जो रिसेंट रामसर साइट्स ऐड हुई हैं। और रामसर डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे ऑन 2 फेब। एवरी 2 फेब को हम वेटलैंड डे बनाते हैं। क्लियर है? और इंडिया में कितनी रामसर साइट्स ऐड हो चुकी हैं? इंडिया ने 100 रामसर साइट्स कंप्लीट कर ली हैं। और अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे
कि विच वन इज 100th रामसर साइट से करंट अफेयर में भी कराया और लेस देन 60 सेकंड वाली जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें भी कवर कराया हुआ है। क्लियर है? तो प्लीज लिखिए भाई 100th नंबर की कौन सी रामसर साइट है हमारी, सभी लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स। इंटरनेशनल टाइगर डे 2026। तो इंटरनेशनल टाइगर डे 2026 भाई देखिए कब बनाया जाता है, पहले तो डेट ध्यान रखना, 29 जुलाई को रखा जाता है। और एज सच कोई इसकी इस बार थीम ऐसी अनाउंस हुई नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ध्यान रखना। इंटरनेशनल टाइगर डे प्रमोट्स ग्लोबल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। थीम फॉर 2026 एम्फसाइज द रोल ऑफ, ऐसी कोई पर्टिकुलर थीम नहीं है, बट वही है कि क्या करना है आपको, रोल ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज इन टाइगर कंजर्वेशन, की जो टाइगर कंजर्वेशन कैसे होगा, जो वहां की लोकल अथॉरिटीज हैं या लोकल कम्युनिटीज हैं उनको थोड़ा आगे आना होगा ताकि जो हंटिंग वगैरह ज्यादा लोग ना कर पाए। इंडिया होल्ड्स द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर्स इन द वर्ल्ड। ये जरा ध्यान रखना, इंडिया के पास वाइल्ड टाइगर्स की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। वाइल्ड क्यों कह रहा हूं सर, कुछ लोगों के पास जू वगैरह में भी होते हैं, तो उनको हटाकर अगर मैं वाइल्ड टाइगर्स की बात करूं तो इंडिया होल्ड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे कब बनाया जाता है, 29 जुलाई को वी ऑब्जर्व द टाइगर्स डे। क्लियर है? चलिए अब जरा मैंग्रोव्स की बात आई थी भीतरकनिका की, तो मैंग्रोव्स की फिर से न्यूज में नहीं है। मैंग्रोव द शेपिंग कोस्टल रेजिलियंस। वर्ल्ड मैंग्रोव डे था जुलाई के अंदर। 2026 को क्या बनाते हैं, वर्ल्ड मैंग्रोव्स डे बनाते हैं 26 जुलाई को। एन एक्सपर्ट हैज हाइलाइटेड दी, एम एस स्वामीनाथन जो है उन्होंने प्रोमोटिंग मैंग्रोव्स इंपोर्टेंस इन कोस्टल इकोसिस्टम एंड इट्स रोल इन बिल्डिंग कोस्टल रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर। होता क्या है, मैंग्रोव्स है, आपको मैंने मैंग्रोव वैसे भी डेप्थ में कराया है, ये रहे मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स की बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज है, एक बार देखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्यों, सबसे पहले तो ध्यान रखना। अब यहाँ एक तो टूरिज्म बहुत होता है सर, इनकी वजह से टूरिज्म आता है। टूरिज्म के साथ साथ जो अब फॉर एग्जांपल यहाँ ये बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और सी वेव जब आकर टकराती हैं इनसे, जब सी वेव्स आकर टकराती हैं तो उनकी जो मोमेंटम है वो जो मतलब जो वो डिस्ट्रॉय करेंगी कोस्ट को, वो कम हो जाता है। अब आप देखो कि जब वेव आ रही है और वेव जब इनसे टकराएगी तो पानी कुछ रुकेगा, कुछ अंदर चले जाएगा, कुछ, तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो फोर्स है, उसको ये थोड़ा सा रोक दे सकती है और कोस्ट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। क्लियर है? उसके साथ साथ फॉरेस्ट तो है ही भाई, पेड़ है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ का जो बड़ा इकोसिस्टम है वो इनके साथ है, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो इन्हीं के ऊपर सरवाइव करते हैं। क्लियर है? उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोकल कम्युनिटीज इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद द मैंग्रोव्स के बारे में देख लो, सोल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं, सबसे मेन खासियत ये है, और कुछ खासियत तो ऐसी भी है कि जो अभी देखेंगे आगे कौन सी है। जैसे कि मैं अभी बात करूं एवेसिनिया जो ये है स्पीसीज है, ये बड़ी फेमस है किस चीज के लिए, ये एक्सक्रीट करती है सोल्स वाया लीव्स एंड अदर पार्ट्स, यानी अपने इन लीव से और ये स्टेम वगैरह जो होती हैं यहां से सोल्ट को सिक्रीट करती है। सबसे मेन खासियत तो ये, पहली बात तो ये सलाइन वाटर है, समुद्री कोस्ट का वाटर है, तो इनकी जो रूट्स हैं ये पहले ही फिल्टर आउट कर देती हैं सोल्ट को, और उसके बाद पानी को जाइलम और फ्लोएम हम पढ़ते हैं, टिश्यूज पढ़ते हैं, तो जो पानी है वो पहले ही सिक्रीट कर दिया जाता है, उसके बाद जो फ्रेश वाटर लिया जाता है। और बाई चांस कुछ सोल्ट आ भी गया तो कुछ स्पीसीज जैसे मैंने बताया विसेनिया है, वो अपनी लीव्स और स्टेम्स के द्वारा इन जो सोल्ट है इसको एक्सक्रीट कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं। क्लियर है? तो सोल्ट टॉलरेंट है। These इकोसिस्टम थ्राइव इन हाई रेनफॉल एरियाज, जहां रेनफॉल ज्यादा है वहां ज्यादा होता है, पानी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल सुंदरबंस में बहुत पानी का इन्फ्लक्स है। द टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम, यानी बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में ये नहीं होती है, 26 से 35, यानी बहुत ह्यूमिड एनवायरनमेंट में जाकर होती है। मैंग्रोव स्पीसीज आर एडेप्टेड टू सर्वाइव वाटर लॉक्ड सोइल एंड हाई सैलिनिटी, यानी जो पानी भरा रहता है, मार्शी लैंड जो होती है, पानी भरा रहता है उसी में सर्वाइव कर पाती हैं। सम मैंग्रोव स्पीसीज लाइक एविसेनिया आर नोन एज एक्सक्रीट सोल्ट वाया लीव्स एंड अदर पार्ट्स, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ मैंग्रोव्स के बारे में है, और हम एक दो मैंग्रोव्स की स्पीशीज देख लेते हैं जो इंडिया में बड़ी प्रोमिनेंट है, जो पाई जाती हैं। एक तो एविसेनिया है, ये अभी मैंने बताया, एक रिजोफोरा है, और एक आपका है सोनेरेशिया, और एक है हरेत्रिया, फॉर्म्स के नाम से है। ये कुछ स्पीशीज हैं, बड़ी फेमस हैं। ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव एप्पल, सोनेरेशिया को, सोनेरेशिया अल्बा जो है इसको क्या बोला जाता है, मैंग्रोव एप्पल बोला जाता है। दिस इज रिजोफोरा को रेड मैंग्रोव भी बोला जाता है, रेड मैंग्रोव। उसके बाद एविसेनिया मैंने बता दिया, कॉमनली फाउंड इन वेस्टर्न स्टेट, सोल्ट वाटर क्रीक्स, सोल्ट वाटर क्रीक्स है, और ये एक्सक्रीट करती है सोल्ट भी, आपको मैंने अभी बताया था, अपनी लीव्स और अदर पार्ट्स वगैरह से। ऑल्सो नोन सुंदरी स्पीशीज है, फाउंड इन सुंदरबन, तो ध्यान रखना हेरिटेरा जो फॉर्म्स है ये सुंदरी भी बोला जाता है, सुंदरी का पेड़ बोला जाता है। तो ये कुछ फेमस स्पीसीज हैं जो इंडिया में आपको मिलती हैं मैंग्रोव्स की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट,
कहां कहां पर मैंग्रोव्स इंडिया में मिलते हैं, लोकेशन एक बार देख लो भाई। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ये सुंदरबंस है, सुंदरबंस के डेल्टा में मिलते हैं। यहीं पर आप भीतरकनिका है जो सेकंड सबसे लार्जेस्ट में से आती है। उसके बाद चिलिका के आसपास मिलते हैं, गोदावरी के कोस्ट पर आपको मिलेंगे। उसके बाद पुलिकट है, और उसके बाद है रामनाथ है, ये वेम्बनाड के क्षेत्रों में आपको मिलेंगे। गोवा में मिलेंगे आपको वैतरना, वैतरना रिवर हम पढ़ते ही हैं, वहां पर भी मिलेंगे। और आपको इधर विगल्फ ऑफ खंबात के क्षेत्रों में भी मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है सिर्फ यहीं तक कन्फाइन नहीं है, हमारे कोस्टल पे काफी लंबे कोस्ट पर आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। तो मैंग्रोव्स की काफी डेंसिटी इंडिया के अंदर पाई जाती है कोस्टल एरियाज में। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज नमस्ते डे। तो गवर्नमेंट की स्कीम थी द नमस्ते, उसी में ही हमने थर्ड नमस्ते डे ऑब्जर्व किया, यानी थर्ड इसका रेजिंग डे है, इस लॉन्चिंग डे है इस स्कीम का ऑन 14th of July, celebrating the 3 years of the national action for mechanized sanitation ecosystem. This is the full form of नमस्ते। नमस्ते स्कीम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। क्या है? सैनिटेशन इकोसिस्टम है, ध्यान रखना। अब ये है किस चीज के लिए? पहले भी हम बोलते हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं उनके लिए है कि आपको मशीन्स मंगाइए, ये सब मंगाइए, मैनुअली हम ना करें। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री कौन सी है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था इन 23 एंड 24 में। इनिशिएटिव प्रमोट्स मैकेनाइज्ड सैनिटेशन, एलिमिनेट्स मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड एंश्योर द सेफ्टी, डिग्निटी एंड वेलफेयर ऑफ द सैनिटेशन वर्कर्स। यानी जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, जो आप देखते हैं गटर्स वगैरह में बेचारे जाते हैं, वो जो क्लोगिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा ब्लॉकिंग, उसको हाथ से मैनुअली अंदर जाके साफ करते हैं। उससे बहुत सारी डिसीज, कैंसर जैसी बीमारियां उनको फेस करना पड़ता है। उसके बाद फिर एक तो ब्रेड अर्नर वही होते हैं, उसके बाद आफ्टर वर्किंग की उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई हेल्थ ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। तो किसका है? दिस इज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। किसका काम है ये काम करना? गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट ने हमारी नमस्ते स्कीम लॉन्च करी कि ताकि हम क्या करें, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन को, यानी मशीनरी से ज्यादा चीजें करें, ना कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को यूज किया जाए। और कहीं ना कहीं अगर काम भी है तो काम में कैसा होना चाहिए सर? डिग्निफाइड काम होना चाहिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और लाइफ टू लाइफ भी कैसी होनी चाहिए? डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। आप अगर काम भी करते हैं, और ये गवर्नमेंट का भी काम है। हम जब आपको डीपीएसपी जब हम पढ़ते हैं, तो डीपीएसपी में एक डीपीएसपी है ह्यूमेन कंडीशंस की, जो ह्यूमेन कंडीशन भी होनी चाहिए। वर्किंग, आपका जो वर्किंग प्लेस है वो ह्यूमेन कंडीशंस वहां पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप कैंसर से ही मर रहे हैं, ऐसी जगह काम करने पहुंच गए। क्लियर है? तो ये स्कीम लॉन्च करी थी, इसका ये थर्ड नमस्ते डे हम मना रहे हैं ऑन द 14th जुलाई। तो ध्यान रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी थी ये याद रखेंगे, और किससे रिलेटेड है, यानी किसके प्रमोशन के लिए? फॉर द एलिमिनेटिंग ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग है, और प्रमोट हम मैकेनाइज्ड सैनिटेशन को लेकर। ठीक है, तो फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। दिस इज द ओरिजिनल लोगो ऑफ द स्कीम। नेक्स्ट चलते हैं, अब जरा नेशनल्स जो टूर्नामेंट्स हुए, एक बार नेशनल टूर्नामेंट्स में जो नेशंस ये हमारे जो न्यूज में रहे स्पोर्ट्स को, उसको देख लेते हैं। तो 11th ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप, क्या है? ऑल इंडिया क्लस्टर जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप है, जूडो से रिलेटेड है। ध्यान रखना हुई कहां पर है? ये हुई है सर कंक्लूडेड हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर हुई है ये। ठीक है सर। द चैंपियनशिप इंक्लूड 5 इसके अंदर होते हैं, जूडो ही नहीं, लेकिन जूडो है, वुशु है, टाइक्वांडो है, कराटे है, और आपका ये आता है पैनकेक सिखाता है। तो जूडो, कराटे है, आप वुशु वगैरह है, टाइक्वांडो, ये सब है। दीज इवेंट्स आर पार्ट ऑफ द मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट्स का है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स का है। और सशस्त्र सीमा बल, ध्यान रखना। तो ये जो कौन कौन फर्स्ट आया है, देखो एसएसबी है हमारा, ये आया है फर्स्ट, और दूसरे नंबर पर हमारा आया है आपका सीआईएसएफ जो है हमारा, वो सेकंड प्लेस है। और आईटीबीपी इज सिक्योर्ड थर्ड प्लेस। अब सर पुलिस, बेटा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज ही है, ये भी अदर स्टेट्स की पुलिस ने पार्टिसिपेट किया, और आपका सीएपीएफ जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जैसे कि सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, और सीआरपीएफ है, और बीएसएफ, ये 5 फोर्सेज सीएपीएफ की, दीज आर आल्सो आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, हालांकि सेंट्रल के अंदर आती है, वो बात अलग। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एसएसबी फर्स्ट है, सीआईएसएफ सेकंड है, और आईटीबीपी इज ऑन द थर्ड पोजीशन। क्लियर? ध्यान रखें कहां पर हुआ है, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कप पोलो टूर्नामेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पोलो कप टूर्नामेंट, ध्यान रखना। अब पोलो आपको पता हो कैसा होता है, आपका एक जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में हमें पढ़ते हैं कि एक राजा जो है वो सर पोलो खेलते खेलते उनकी डेथ हो गई थी। तो पोलो क्या है? घोड़े के ऊपर आप
खेलते हैं उसको, जैसे एक फुटबॉल, आप हॉकी मान लीजिए तो हॉर्स वाली हॉकी होती है, हॉर्स के ऊपर मार मार के बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाना होता है। देख रहे हैं, दिस इज योर स्मॉल बॉल है, तो हॉर्स पे बैठे हुए हैं, कुछ इस तरीके की ये स्टिक होती है यहाँ पर, ऐसे इससे मार मार कर आप क्या करते हैं, बॉल को यहाँ पर इधर साइड गोल पोस्ट होता है उसमें पहुंचाते हैं। क्लियर है? तो चलो, तो कहां पर हुई है? लद्दाख में हुई है, ध्यान रखना। वियानी सक्सेना जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, उन्होंने इसको अटेंड किया था। द लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर, इन्होंने इस टाइटल को जीता है, ध्यान रखना। द लद्दाख स्काउट रेजिमेंट है, won the title by defeating एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है लेका, उसको हराया है किसने? द लद्दाख स्काउट रेजिमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं द 16th हॉकी इंडिया जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप। ठीक है, 16th हॉकी इंडिया जूनियर हॉकी चैंपियनशिप है नेशनल की। क्लियर है? कहां पर हुई है? सबसे पहले तो देख लीजिए सर, कोयंबटूर तमिलनाडु में हुई है ये। उसके बाद कप इज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस 3 डिवीजन, डिवीजन ए, डिवीजन बी एंड डिवीजन सी है। डिवीजन ए, डिवीजन बी आर 3 कॉम्पिटिटिव टियर्स इन चैंपियनशिप। डिवीजन ए जनरली includes stronger teams while division B and division C provides promotion relegation pathways within the tournament structure। यानी अलग अलग डिवीजन के साथ हुआ है, अलग अलग टीम्स को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। क्लियर? बस इतना ध्यान रखना है आपको। हुआ कहां है बस ये ध्यान रखना, कहां पर हुआ है? तमिलनाडु कोयंबटूर में हुआ है ये हमारा जो हॉकी नेशनल जूनियर मैन चैंपियनशिप है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ISSF वर्ल्ड कप राइफल। तो ईशा सिंह है, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल इन विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट एस ISSF वर्ल्ड राइफल पिस्टल शॉटगन इन चाइना के अंदर हुआ है, जुलाई 2026 में हुआ है। जो मनु भाकर है, आपको पता है मनु भाकर इज ऑल्सो शूटर फॉर इंडिया, ओलंपिक मेडलिस्ट है वो। वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द सेमीफाइनल, इन द सेम फाइनल सॉरी, एंड इंडिया फिनिश्ड विद 3 मेडल्स एट द कॉम्पिटिशन। तो एक मनु भाकर जी का है और ईशा सिंह ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। किस कैटेगरी के अंदर? 25 मीटर पिस्टल के अंदर जीता है, तो ध्यान रखें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश टाइटल। जी हाँ, अभी ये न्यूज में भी थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ट्वीट भी किया था इनको लेकर। दिस इज अनाहत सिंह है, ये अनाहत सिंह, इन्होंने पहली बार कि इंडिया के लिए स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप वुमेन्स की सिंगल टाइटल। क्लियर है? तो कहां पर हुई थी ये ध्यान रखना, कनाडा के अंदर हुई थी। अनाहत सिंह नाम याद रखेंगे, शी इज द अनाहत सिंह। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है 135 इंडियन ऑयल डूरंट कप ट्रॉफी टू रीचेस गुवाहाटी। तो डूरंट कप होने वाला है, तो ट्रॉफीज इधर उधर घूम रही हैं, तो गुवाहाटी पहुंची है, तो ध्यान रखें, न्यूज में रहेंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये जो डूरंट कप है ये किस चीज से रिलेटेड है? द डूरंट कप इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्या है? जैसे सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, बड़े फेमस है। रणजी ट्रॉफी है और आपका डूरंट कप है, सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी है, तो ये बड़े फेमस है। तो डूरंट कप किस चीज से रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। तो डूरंट कप ट्रॉफी टूर बिगिन गुवाहाटी ऑन 16 जुलाई विद द अनवीलिंग द 3 हिस्टोरिकल ट्रॉफीज एट द होटल ताज विवंता। अब इसके अंदर 3 ट्रॉफीज होती हैं, ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी ट्रॉफीज है? एक तो आपकी डूरंट कप होगी, इसमें एक प्रेसिडेंट्स कप होता है और एक सिमला ट्रॉफी हो रही है। आर पार्ट ऑफ द ट्रॉफी सेस एसोसिएटेड विद द टूर्नामेंट्स हेरिटेज एंड सेरेमोनियल डिस्प्ले। गुवाहाटी शेड्यूल्ड टू होस्ट 6 ग्रुप मैचेस। जो 6 ग्रुप मैचेस हैं वो गुवाहाटी आप को क्या बोलते हैं, उसको शेड्यूल करेगा, होस्ट करेगा ऑफ द डूरंट कप। तो डूरंट कप के अंदर हमने पता, पहली बात तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल से। उसके साथ साथ कौन कौन से 2 और ट्रॉफीज इसके साथ इंक्लूड होती है डूरंट कप के साथ? एक तो प्रेसिडेंट कप है और एक आपका शिमला कप है, शिमला ट्रॉफी है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे डूरंट कप किस गेम से रिलेटेड है और कहां पर ये होने वाला है। इरा गुवाहाटी 1 अगस्त टू 13 अगस्त। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। द मैस्कॉट फॉर कॉमनवेल्थ टेनिस चैंपियनशिप। अब देखो मेरी बात ध्यान से, कॉमनवेल्थ चल रहा है, उसको हम थोड़ा सा अगस्त में देखेंगे, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके करंट अफेयर्स तब देखेंगे। तो हमारा जो ये कॉमनवेल्थ है, पहली बात तो आपको इतना तो पता होना चाहिए जनवरी जुलाई के हिसाब से कि कहां पर हो रहा है। तो सर ये ग्लासगो में हो रहा है। कहां हो रहा है? ग्लासगो में हो रहा है। वेयर इज ग्लासगो? सर इन स्कॉटलैंड के अंदर है। कहां है? इट इज इन स्कॉटलैंड, यूरोप के अंदर। उसका जो एक टूर्नामेंट है टेबल टेनिस चैंपियनशिप। टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां पर हो रही है? जी हां, इंडिया में हो रही है, बस इतना ध्यान रखना। तो कॉमनवेल्थ की जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो कहां हो रही है? दिल्ली के अंदर हुई है। दिल्ली में भी क्या हो रही है? त्यागराज स्टेडियम है। क्या है? त्यागराज स्टेडियम है यहीं पर दिल्ली के अंदर। वहां पर ये स्टेडियम के अंदर ये टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है।
तो 22nd एडिशन है टेबल टेनिस चैंपियनशिप का, विल बी हेल्ड एट त्यागराज स्टेडियम, जो कि हो चुकी है इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 27 जुलाई टू 2 अगस्त है। क्लियर है? तो आज इसका एंड है जिस दिन हम क्लास कर रहे हैं। सो आज टेबल टेनिस चैंपियनशिप का लास्ट है। तो ये कहां पर हुई है? कॉमनवेल्थ तो वैसे ग्लासगो स्कॉटलैंड में चल रहा है, लेकिन उसकी चैंपियनशिप 2026 22वीं एडिशन कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली त्यागराज स्टेडियम के अंदर कराई गई। क्लियर है? चलिए, इसका न्यूज में क्या होता है वो तो हम नहीं पता। मैस्कोट क्या है? मैस्कोट इज मयूर। मयूर ध्यान रखेंगे, पिकॉक क्या है? मयूर। दिल्ली अनवील्ड द मयूर एज द मैस्कोट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो ध्यान रखेंगे, मयूर मैस्कोट है 22वें एडिशन ऑफ द टेबल टेनिस चैंपियनशिप। क्लियर है? चलिए, इंडियाज 98th ग्रैंड मास्टर। जी हां, एक और न्यूज है फॉर द चेस। क्या है एक बार देखो। इंडियाज 98th ग्रैंड मास्टर यानी चेस से रिलेटेड है। तो कौन बना है? तो हमारे जो एस आसवात हैं, ये एस आसवात हैं, ये 17 ईयर ओल्ड के हैं, चेस प्लेयर है, जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, इंडिया के 98th ग्रैंड मास्टर है। कहां पर हुआ था ये पुणे में एक टूर्नामेंट हुआ है, रोबिन राउ टूर्नामेंट है, आपको मैं बताऊं अगर। ये रहा, द अश्वथ फिनिश्ड सेकंड इन द पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रोबिन टूर्नामेंट, 7 पॉइंट्स फ्रॉम 9 राउंड। तो 9 राउंड्स में इनको 7 पॉइंट्स मिले थे, विच वॉज वेरी गुड। तो सेकंड पोजीशन इनको मिली थी, पुणे के अंदर हुआ था, पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रोबिन टूर्नामेंट था ये। उसके अंदर इनके सेकंड पोजीशन आने के बाद अब ही इज द 98th ग्रैंड मास्टर फॉर इंडिया। और ये डिक्लेयर कौन करता है? जो एक फाइड है, जो चेस को देखती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द चेस। इसमें लिखा भी होगा, द ग्रैंड मास्टर टाइटल इज अवॉर्डेड बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसको फाइड बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फाइड। अ प्लेयर मस्ट सिक्योर 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स क्रॉस अ फाइड रेटिंग ऑफ 2500 टू रिसीव द टाइटल। क्लियर? तो 3 बार ग्रैंड मास्टर का टाइटल आपको रिसीव होना चाहिए बीइंग अ ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो नाम ध्यान रखेंगे, यंगेस्ट क्रिकेटर टू प्ले फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट। जी हाँ, यंगेस्ट क्रिकेटर टू इंडिया, सही से लिख लेंगे इसको, स्पेलिंग मिस्टेक है, आई कैपिटल कर लेंगे। द यंगेस्ट क्रिकेटर टू प्ले फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट कौन बना है? वैभव सूर्यवंशी हैं, बिकेम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल। क्लियर? तो आपको पता है आईपीएल में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद इनको इंडिया टीम में लिया गया और सबसे यंगेस्ट बन चुके हैं इंडिया टीम के लिए खेलने वाले क्रिकेटर हैं, इंडिया टीम के लिए, और ऑल ओवर के लिए नहीं। अगर मैं आपसे ऑल ओवर पूछूं तो आप ऑल ओवर भाई आप मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर, मतलब टोटल क्रिकेट के अंदर ग्लोबली सबसे यंगेस्ट कौन है डेब्यू करने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट में? और ये एक महिला है, ध्यान रखना, ठीक है, विमेन क्रिकेटर है ये, जो इनके पास यंगेस्ट क्रिकेटर का है फॉर द इंटरनेशनल। तो ध्यान, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। फॉर इंडियन इट इज नाउ विद सूर्यवंशी। और पहले किसके पास था ये? सचिन तेंदुलकर के पास था। सचिन तेंदुलकर के पास ये 15 ईयर्स 99 डेज के थे, इन्होंने खेला था। और जबकि जो 16 ईयर्स 205 डेज यानी जो सचिन तेंदुलकर आए थे तो वो 16 साल 200 कुछ यानी करीबन 17 साल के थे, और ये करीबन आपके 15.5 साल के हैं सूर्यवंशी। क्लियर है? तो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए इन आईपीएल। चलिए नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां होने वाले हैं भाई? ध्यान रखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां होने वाले हैं? द 8th एडिशन नवंबर में होगा, नवंबर में इसका 8th एडिशन होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। मानसुख मांडव्य जो हमारे स्पोर्ट्स यूथ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है। क्लियर है? कहां होने वाला है ये? अंडर द खेलो, तेलंगाना इसको होस्ट करने वाला है, तेलंगाना टू होस्ट 8th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, मैस्कोट वगैरह क्या होगा और किसने जीता क्या हुआ वो सब बाद में देखेंगे जब कंपटीशन होगा। नेक्स्ट थोड़ा बुक्स के बारे में देख लेते हैं भाई। अब कुछ बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बुक्स में कुछ भी याद नहीं करना, सबसे पहले तो आपको नाम याद रखना है, और जब इंटरनेशनल बुकर प्राइज या बुकर प्राइज जब आएंगे तो उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल अपनी याद रखना। फर्स्ट है द फर्स्ट हाउस, ये किसने लिख रही है? अवनी दोषी जी ने इसको ऑथर किया है। अवनी दोषी जी इज द ऑथर फिर दिस फर्स्ट हाउस, एक नॉवल है ये। नेक्स्ट है आपकी सम पीपल, सेकंड है ये सम पीपल। सम पीपल को किसने ऑथर किया है? परिनी श्रॉफ ने इसको ये
गलत फोटो आ गया, इसका फोटो नहीं है, सम पीपल का, सम पीपल बाय परिनी श्रॉफ, ये तो जेफरी पेरर की है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, यही है आई गेस, परिनी श्रॉफ, हाँ यही है। उसके बाद द सिंप, रोशन सेठी की बुक है द सिंप, थर्ड है द सिंप बाय रोशन सेठी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद द सेवन गर्ल विद सेवन लाइफ्स, बड़ी अच्छी बुक है ये, विकास स्वरूप ने इसको अभी रिलीज किया था। पहले भी काफी अच्छी बुक रखी है विकास स्वरूप ने, तो आई होप पढ़े भाई ये जाकर, द गर्ल विद सेवन लाइफ्स। तो महिलाओं का स्ट्रगल बताया इस पेट्रियार्की सोसाइटी में कि कितना डिफिकल्ट है लाइफ फॉर द वुमन, और कैसे कैसे वो एक हर लाइफ के अंदर एक अपना अलग करेक्टर, एक अपना किरदार उसमें अंदर वो निभाती हैं अलग अलग जिंदगी के अंदर। तो सेवन लाइफ्स है उनकी, तो अलग अलग जाकर एक नई लाइफ स्टार्ट करती हैं हर जगह पे जहां भी स्टार्ट होती है। तो बड़ी अच्छी बुक है ये, विकास स्वरूप के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद कुछ दो बुक और न्यूज में थी, एंड वन फ्रॉम वन एंड ओनली शुभांशु शुक्ला, द ग्रुप कैप्टन, जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट भी बने हैं, जो भी स्पेस में भी गए थे। सेकंड ऑर्बिट इन्होंने लिखी एक किताब, द सेकंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.5 बिलियन हर्ट्ज। तो इसमें जनरली क्या है, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया है और उन्होंने कहा कि भाई स्टेम वगैरह चुनिए और थोड़ा सा परस्यू करिए इस स्पेस वाले अपने ड्रीम को, ताकि देश को भी आप आगे बढ़ा सकें, कुछ योगदान कर सकें। तो जनरली एक मोटिवेट किया है लोगों को थोड़ा सा स्पेस की तरफ जाने में, साइंस एंड टेक की तरफ जाने में। क्लियर है? तो किसने लिखी है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी हैं, उन्होंने ये किताब को ऑथर किया। क्लियर? नेक्स्ट एक बुक अभी, द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई, ये सुप्रीम कोर्ट के जज है हमारे, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है जस्टिस गवई। ठीक है, तो इनके ऊपर किताब लिखी गई है, हालांकि फॉरवर्ड इन्होंने ही किया है, फॉरवर्डेड बाय ये ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत जो है, उन्होंने इसको, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको फॉरवर्ड किया है। और अबाउट जस्टिस गवई, उनके ऊपर ये किताब है। और ये किसने लिखी है? एडिटेड बाय डॉक्टर एस शिवा कुमार, एस शिवा कुमार, इन्होंने इसको एडिट किया है। तो ये है आपका कुछ नेशनल्स के अंदर इन द करंट अफेयर्स। सो आई होप क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी। उसके बाद एक और क्लास के साथ आएंगे हम नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय हिंद।